हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपके क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले यूनिट नंबर 3। इस यूनिट का नाम है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग बोलिए चाहे लॉजिकल रीजनिंग बोलिए, दोनों में डिफरेंस बस इतना है। मैथमेटिकल रीजनिंग का जो पार्ट होता है, ओवरऑल इस चैप्टर का नाम ही मैथमेटिकल रीजनिंग है, पर जो मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ाया जाएगा वो जनरली वो थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी, जैसे सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट क्या बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैथमेटिकल रीजनिंग से स्टार्ट होगा। फिर उन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करेंगे आके जाके लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके लिए नई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे। हालांकि ओवरऑल इसको मैथमेटिकल रीजनिंग ही बोलते हैं, पर वहाँ पे आपको लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए पहले हम लोग बेस तैयार करते हैं जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाता है। इससे पहले यूनिट नंबर 1 को मैंने डिटेल में कवर कराया था। बाकी मतलब क्या कह सकते हैं, एक एक टॉपिक पे 3-3 4-4 वीडियोस थी, मतलब क्वेश्चन थे डिटेल में, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाके यूनिट नंबर 1 वहाँ से पूरा चेक कर सकते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करें यूनिट नंबर 3। तो आप लोग सोच रहे होंगे यूनिट नंबर 2 कहाँ चली गई। तो यूनिट नंबर 2 में जो चैप्टर हैं, सेट, फंक्शन, रिलेशन, इस तरह के चैप्टर हैं, सेट एंड रिलेशन वगैरह इस तरह के चैप्टर हैं। तो वो सारी चीज़ें जैसे मैथ्स में था, प्योर मैथमेटिक्स में सेम था, ठीक है। तो अगर वो मैं नहीं कवर करा पाया जल्दी में, मतलब टाइम रहते, तो कम से कम आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जो यूनिट नंबर 3 में और अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। बाकी यूनिट नंबर 2 वाला जो पार्ट है वो इधर उधर यूट्यूब पे बहुत सारा अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा, इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी टाइम बचेगा तो यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट कराई जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आज हमारे टॉपिक में पहला जो पार्ट है यूनिट नंबर 3 का, इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट आज हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है, मैथमेटिकल जब रीजनिंग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी लाइंस आएंगी, जैसे कि एक्स इज अ इंटीजर, ही इज अ गुड बॉय, ऐसे करके चीजें आएंगी। तो वहां पे कब उसको हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ स्टेटमेंट और कब उसको स्टेटमेंट की तरह से एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं होगा कैसे सही क्या गलत है तो फिर कैसे कर पाएंगे हम। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट क्या होता है हमको ये समझ होनी चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग करते समय या मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हम स्टेटमेंट के तौर पे ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस समझ लेते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला सेंटेंस होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए, इसके वाइब जो होती है, मतलब इसका जो सेंस आता है वो हमेशा आता है पॉजिटिव टाइप का। अब ये मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव ही वर्ड होगा, ठीक है। देखिए क्या मतलब है, आप किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी ये भी तो डिक्लेयर कर सकते हो कि तुम वहां नहीं जाओगे, ठीक है। तो है तो ये निगेटिव सेंस, पर उसने डिक्लेयर किया है, यानी तुम उसको बदल नहीं सकते हो, तो वो आगे बढ़ाएगा काम कि अब तुम वहां नहीं जा सकते हो। है निगेटिव पर उसने डिक्लेयर किया, तो दो तरह की चीज होती है, या फिर असर्टिव हो, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, या फिर डिक्लेयर करा जा रहा हो, फैक्ट टाइप की चीज हो, ये सारी चीजें आ जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव वाइब वाला याद रखने की कोशिश मत करिए, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस भी इसमें माने जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसे किसी ने कुछ डिक्लेयर कर दिया होगा तो यहाँ पे आप उसको लिख दोगे, ठीक है, और वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। आप कोई भी सेंटेंस ऐसे डालिएगा गूगल पे, असर्टिव सेंटेंस, अभी मैं देख के आपको बता भी दूंगा, मुझे ऐसे जनरली याद नहीं आ रहा। अब अगला आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट या कमांड दिया जाएगा, जैसे बोला जाएगा यू गो देयर, है ना, प्लीज यू गो देयर, या प्लीज यू कम, प्लीज कम हेयर, एंड क्या कर सकते हैं आप, एक बचपन में बहुत एग्जांपल होता था कि प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे करके। तो वहां पे प्लीज जो वर्ड है वो रिक्वेस्ट की तरह से है ना, गो देयर वहां पे देखिए ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो वहाँ ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हमको बेस पर समझना है खाली। थर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पर ये समझने में अजीब से जरा सा भी नहीं, क्योंकि इसमें एक साइन आता है इस तरीके का इस सेंटेंस में, वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में एक एग्जाम्पल पढ़ते थे। अब मेरे लिए तो पहले ही की बात है, आप लोग अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें देखिए एक एग्जाम्पल होता था, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ब्रावो, ये सारी चीजें जो आते थे। तो हुर्रे वर्ड लिखने के बाद, हुर्रे हुर्रे बड़ा अजीब से लगता कहने में, ऐसा होता था, और उसके जस्ट बाद ये साइन लगता है। तो वहां पे आप आराम से पहचान लेते हैं कि आपका ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस आप सभी लोगों को पता है, दो तरह के होते हैं, एक क्वेश्चन
एक होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, और बाकी दूसरे तरीके के होते हैं यहाँ पे बीच में हेल्पिंग वर्ब की मदद से वो बनाई जाती है। तो उससे हम इंग्लिश में नहीं जा रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछने वाली वाइब आएगी, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पूरी इंग्लिश की क्लास क्यों ले ली, सेंटेंस क्यों पढ़ा दिया। सेंटेंस पढ़ाने से ही हमको पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस हम एज अ स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में, कौन सा सेंटेंस हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ तो वो चीज़ हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगला हमारा टॉपिक देखिए, आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट, फिर दिख रहा होगा व्हाट इज नॉट स्टेटमेंट, मतलब विच स्टेटमेंट। देखिए ये इसकी इंग्लिश समझ जाइए, मेरी इंग्लिश अलग है, ठीक, पर आपको मीनिंग समझना है। व्हाट इज नॉट स्टेटमेंट मतलब विच स्टेटमेंट, विच सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट या नॉट कंसीडर एज अ स्टेटमेंट। तो आपके पास ये हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो स्टेटमेंट वो सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट एक सेंटेंस ही है सिंपल, इसमें कोई दो राय नहीं, पर कौन सा सेंटेंस एज अ स्टेटमेंट लिया जाता है, मतलब ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस आप उसको स्टेटमेंट मानोगे या नहीं मानोगे, वो कौन डिसाइड करेगा, आप वो डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, और कौन डिसाइड करेगा। देखो सबसे पहली बात, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होगा वो आपका नहीं लिया जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका एज अ स्टेटमेंट नहीं ट्रीट करा जाता है। एक्सक्लेमेटरी साइन जहां पर लगा वो भी आपको नहीं कंसिडर करना है एज अ स्टेटमेंट। और इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज यू गो देयर, मैथ में इसका क्या मीनिंग निकलेगा। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग को सिंपल ऐसे समझो, या फिर वो सेंटेंस ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो, प्लीज यू गो देयर इसमें ट्रू फॉल्स वाला कोई मीनिंग ही नहीं आ सकता है ना। आ सकता है, बताता हूँ कैसे क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट सेंटेंस है, वो मतलब फर्स्ट है असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको हम लोग एज अ स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, यानी स्टेटमेंट जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, द सेंटेंस व्हिच इज असर्टिव इज कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट। यानी असर्टिव सेंटेंस के अलावा चार टाइप का सेंटेंस बताए, चार टाइप के सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस को हटा के बाकी सारे हमारे स्टेटमेंट की तरह से नहीं लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हम समझ गए यहाँ पे सिंपल, व्हाट इज नॉट स्टेटमेंट, विच इज नॉट स्टेटमेंट या व्हाट इज नॉट स्टेटमेंट। तो ये तीन जो है हमारे वो स्टेटमेंट के तौर पे नहीं लिए जा सकते। ये तो एक आपको होगा सिंपल सी बात कि समझ गए हम, पर सेंटेंस एक बना के दिखाइए। तो जैसे एक सेंटेंस में बना के दिखाता हूँ आपको, कोई फैन वैन हो तो गुस्सा ना जाना भैया। केदार जाधव इज अ better player than विजय शंकर, है ना। देखिए जैसे आपके पास, हालांकि देखिए लड़ाई चल रही थी, हम बात रहे टू 3D क्लास और विजय शंकर के बीच में, ठीक, पर मैंने वो लड़ाई खत्म करने के लिए एक नया अपोनेंट तैयार किया अपना, केदार जाधव, ठीक है। चेन्नई की तरफ से काफी तगड़ी बैटिंग इस बार आईपीएल में इन्होंने करी, तो थोड़ा तो शाउट आउट देना बनता है इनको, है ना। तो केदार जाधव इज अ बेटर प्लेयर देन अ विजय शंकर। देखिए इसमें क्या है, बेटर प्लेयर और देन वर्ड लगाने से आपका क्या हो गया, दो लोगों में कंपैरिजन हो गया, दो लोगों में कंपैरिजन हो गया। आप में से कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि सही बात है, केदार जाधव ऊपर अगर अच्छा लगातार बैटिंग मिले तो बढ़िया कर सकता है, ठीक है। और आप ही लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे विजय शंकर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अगर अपनी बॉलिंग पे काम कर ले तो उसकी बैटिंग तो इस समय ठीक करने लगा है, तो वो बेटर प्लेयर है केदार जाधव से। तो अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी से मतलब नहीं, यहाँ पे ये बात हो गई कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इनको भी सही बोल सकते हो, बेटर बोल सकते हो, इनको भी बेटर बोल सकते हो। ऐसे स्टेटमेंट मतलब सॉरी ऐसे सेंटेंस जो इस तरह की वाइब रखते हो कि उसमें उस चीज को हम ट्रू भी बोल सकते हैं और फॉल्स भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे लिए केदार जाधव इज अ बेटर प्लेयर देन विजय शंकर, ठीक है, एक्चुअली मेरे लिए नहीं, बस समझाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे ये बात मेरे लिए क्या हो जाएगी कि हाँ भाई ट्रू लिखा हुआ है, पर आप में से कोई कमेंट करने लगा नहीं सर आपको पता नहीं कौन दुनिया में रहता है, विजय शंकर इज बेटर प्लेयर देन केदार जाधव, तो आपके लिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं है, ऐसा है, ट्रू भी है किसी के लिए फॉल्स भी है, एक समय पर दोनों रिजल्ट दे सकता है, ट्रू भी फॉल्स भी। बस यही पकड़ लीजिए कि ऐसे सेंटेंस
जो जनरली दोनों तरह के रिजल्ट दे सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं, वो सेंटेंसेस हम स्टेटमेंट के तौर पे नहीं ले सकते हैं, बस बाकी सारा भूल जाओ, है ना। और एम्बिगस का मतलब क्या है? एम्बी वर्ड आप लोगों को पता होगा, जहाँ पर दोनों तरह के मतलब फीलिंग आती है। जैसे एक बायोलॉजी वगैरह में पढ़ाया जाता था कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, तो वो उनको एम्बीफिलियन ऐसा कुछ बोलते थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो एम्बिगस सेंटेंस जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जिनमें दोनों वाइब मिल सकती है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, दो तरफा काम कर रहा है ना, तो वो उस तरीके के। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो देख लेते हैं, है ना। इसको मैं मिटाता हूँ, तो यहाँ पे जगह वाले तो बताता हूँ आपको। यानी कि जो इस चीज से हमने सीखा है वो ये सीखा है कि स्टेटमेंट अगर आपके पास है और आपको पता नहीं चल रहा है कि वो स्टेट मतलब सेंटेंस है, आपको पता नहीं चल रहा है कि स्टेटमेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, तो आप सिंपली क्या करिए, उसको स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए। आपने पढ़ा ही इज अ गुड बॉय, ठीक, ही वाला मैटर वाला के बाद में बताता हूँ। ऐसे जैसे हाँ 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 क्या ले सकते हैं हम लोग, सिंपल अभी सेंटेंस नहीं लेते हैं क्योंकि हर सेंटेंस के लिए अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। तो स्टेटमेंट वो वाले सेंटेंस होते हैं जो या फिर ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, बट नॉट बोथ। मतलब स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, बट एक चीज ईदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ। एक साथ अगर वो दोनों रिजल्ट दे रहा तो वो स्टेटमेंट नहीं है, अदरवाइज वो स्टेटमेंट है। यहां से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और उसमें हम लोग सीख लेते हैं कि एक्चुअल में जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है आपके बुक में, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें ये दिया हुआ है, इसको आप मत देखिए, यहां देखिए। x इज एन इंटीजर, ये हमारा मेन स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ हिंट के लिए दिया कि x कहां से लेना है, इसमें से लेना है, ठीक है। x इज एन इंटीजर, अब ये कोई इक्वेशन तो है नहीं, सबसे सिंपल बात, ये कोई इक्वेशन तो है नहीं। इक्वेशन जब होती तो उसके इक्वल में 0 लगा होना चाहिए, ऐसे। यहां से फिर क्या होता, इक्वेशन होता जब, तो हम x की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला लगा के, और x की कुछ वैल्यू आती, और वो वैल्यू हो सकता है इंटीजर ही होती खाली। जैसे यहाँ पे 5 और 6 है, तो इससे क्या बनेगा, 2 और 3 बनेगा, बनेगा आपका 2 और 3, है ना, यही बन जाएगा हमारे हिसाब से, है ना। तो 2 और 3 बनेगा, पर तब बनता है ना जब इक्वल में 0 होता है, यानी कि इस जगह पर आपको नहीं पता है कि x की क्या वैल्यू होगी, उन्होंने क्या लिया होगा, यहाँ पर भी एग्जांपल रहा होगा। इसका मतलब x की वैल्यू आप 1 पुट करना चाहें 1 पुट करें, 1.5 पुट करना चाहें 1.5 पुट करें, 2 कर सकते हैं 2/5 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब x इज एन इंटीजर इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब वो ट्रू भी है फॉल्स भी है, बोथ रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट नहीं। सिंपल सी बात है ना। अगला जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करिएगा, इक्वल का साइन अगर होता तो ये इक्वेशन हो जाती, इक्वेशन हो जाती तो एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेते हम, तब जाके हमारा ये बात सही हो जाती, पर हम इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू। अगला है ही इज अ क्रिकेटर, ही कौन, सानिया मिर्जा, सॉरी ही मतलब मान लो मोदी जी को रख लो ना, मोदी जी इज अ क्रिकेटर नहीं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि यहां पर हमको ये नहीं चेक करना है कि ये फैक्ट है या बनावटी बात है, यहां पे हमको ये चेक करना है कि जो सेंटेंस है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर को याद मत करिए, मोदी मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, कोई और भी हो सकता है, और शायद वो रणजी खेलता हो, है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमको नहीं पता है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ही यहां पर स्पेसिफाई नहीं करा गया है। जब ही के बारे में हमको पता ही नहीं है, तो ही की जगह पर तुम नाम ले लोगे कि विराट कोहली इज अ क्रिकेटर, तो बात ट्रू हो जाएगी,
ही की जगह तुम नाम ले लोगे राहुल गांधी या क्रिकेटर बैटर, फॉल्स हो जाएगी। एक साथ ही बात फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग ही की जगह कुछ और अज्यूम करेंगे, आप में से ही कुछ लोग ही की जगह कुछ और अज्यूम करेंगे, तो दोनों रिजल्ट आने के चांसेस है यहाँ पर, इसलिए ये गलत है। यानी एक बात और हम सीख गए कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर एकदम स्पेसिफाई नहीं करा जाएगा डिटेल, वो भी हमारे जनरली स्टेटमेंट नहीं कंसिडर होते हैं। सानिया मिर्जा इज अ टेनिस प्लेयर, ये हमारा स्टेटमेंट है सिंपली। क्यों? क्योंकि सानिया मिर्जा के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी जानते होते, सोच के देखो, अगर नहीं भी जानते होते तो यहाँ पे उसने सिर्फ सानिया मिर्जा की बात करी गई, इतना आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, कि सानिया मिर्जा नाम की एक कोई लड़की है, वो टेनिस प्लेयर है। होगी या नहीं होगी, दोनों चीज तो नहीं हो सकता ना, बस वो वाली बात है। और एक्चुअल में है तो और आराम से जो है, क्योंकि ये फैक्ट हो जाता है, जब कोई चीज है तो फैक्ट हो जाता है। विराट कोहली इज अ रेसलर, देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया गया है, विराट कोहली इज अ रेसलर, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। अब एक बात समझना, सानिया मिर्जा इज अ टेनिस प्लेयर, ये स्टेटमेंट है, मैंने माना नहीं किया, पर ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट है ट्रू, सही स्टेटमेंट है। विराट कोहली इज अ रेसलर, ये स्टेटमेंट है या नहीं है, आप लोग सोचना पहले कुछ देर, है ना, फिर बताना। कमेंट भी कर सकते हो आप वीडियो पॉज करके। देखिए, विराट कोहली इज नॉट अ रेसलर, मतलब वो रेसलर नहीं है, इसका स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। विराट कोहली और रेसलिंग दोनों चीज स्पेसिफाई कर दी गई है, विराट कोहली रेसलर है नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, पर ये स्टेटमेंट कैसा है, सिंपली कह दीजिए फॉल्स है। टुमारो इज अ हॉलीडे, अब आज कौन सा दिन है इस पे डिपेंड करता है ना, कल हॉलीडे होगा या नहीं होगा। अब मान लीजिए आज हम इंडिया में बैठे हैं यहाँ पे, और आज अगर ट्यूसडे है तो अगले दिन क्या होगा, वेडनेसडे, ठीक है। तो हमारे लिए अगला दिन हॉलीडे नहीं है, पर कोई किसी देश में कोई बैठा हुआ है, उनके यहाँ अगले दिन छुट्टी होने वाली है, या उनके यहाँ मान लो सैटरडे है आज, तो उनके अगले दिन क्या होगा, संडे होगा, तो उसके लिए तो वो संडे होगा, ठीक। मेरे लिए अगला वाला दिन हॉलीडे नहीं होगा, अगर संडे होगा उसके लिए तो उसके लिए वो हॉलीडे हो जाएगा। मतलब एक के लिए हॉलीडे है, एक के लिए हॉलीडे नहीं, यानी दोनों रिजल्ट एक साथ आ रहे हैं, यानी कि ये हमारा, ये तो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट नहीं है। टुमारो इज अ हॉलीडे, कोई फिक्स नहीं, टुमारो किसके लिए, टुमारो मेरे लिए आया, आपके लिए भी तो देखना पड़ेगा। चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम देयर, मतलब बताया जा रहा है चेन्नई वहां से बहुत दूर है, वहां से बहुत दूर है। चलो ठीक, अगला देख लेते, फिर बताता हूं उसको। चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली, चेन्नई दिल्ली से दूर है। कहने का मतलब क्या आ रहा है, बताता हूं। कहना चाह रहा है चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे बुक में कुछ और दिया है, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। चेन्नई दूर है दिल्ली से, दिल्ली से चेन्नई ज्यादा दूर पड़ेगा। यहाँ पे हमको पता चल गया, अगर दिल्ली जाके चेन्नई जाओगे तो ज्यादा दूर पड़ जाएगा, लंबा पड़ जाएगा, सीधे चले जाओ, फायदा रहेगा। चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम देयर, देयर का पॉइंट नहीं डिसाइड है, स्पेसिफाई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे सिंपली वो रूल लगा दिया, यहाँ पर लगा देंगे कि ये सही है। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि एक्स एंड वाई जो कि नेचुरल हैं, उनका हमेशा आप सम करेंगे। नेचुरल का मतलब क्या, जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर आप सम करके देखिए तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा तो ठीक है, और अगर होल नंबर होता तो गलत भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में जीरो भी होते हैं, जीरो प्लस जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, है ना। यानी एक्चुअल में क्या कह सकते हैं आप कि ये बात ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब कि क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट तो ये है ही है, और ये ट्रू या हो गया या फॉल्स हो गया। यहाँ पे देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं, चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली, चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली, इसके बारे में हमको पता नहीं, या फिर फार्दर होगा या फिर फार्दर नहीं होगा, तो ट्रू या फिर फॉल्स। कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे आपको, वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, पर आप नहीं बता पाओगे, तो वहां पे आप ये मान लो कि स्टेटमेंट है, ट्रू है फॉल्स नहीं जानते हैं। ये देखिए ट्रू है, एकदम फिक्स पता चल रहा है, क्योंकि इसके बारे में हमको नॉलेज है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। हाँ, अगर सिंबल नोटेशन दिखाना हो, अगर कोई पूछे सिंबलिक फॉर्म में कैसे स्टेटमेंट कहते हैं, तो ऐसे बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा भी है, P
2 इज अ प्राइम नंबर। अगर ये इंग्लिश होता तो हम लोग ऐसे लिख देते 2 इज अ प्राइम नंबर, पर मैथमेटिकल केसेस में हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पी लिख देंगे, पी क्यू आर। ये प्राइम से मतलब नहीं इसका, पी क्यू आर आप जो चाहे ऐसे बना के आराम से लिख सकते हैं। ये तरीका होता है स्टेटमेंट लिखने का हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या है? स्टेटमेंट सिंपल वाले भी हो सकता है सिंपल को जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाए। ये सारी बातें आप समझते होंगे क्योंकि यहाँ पे जो टर्म लिखे हैं इनसे आप समझ जाओगे। उससे पहले आप लोगों के लिए छोटा सा काम है कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आप कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं। दिखे मतलब अगर आप चाहें तो, है ना, पर अगर आप देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मे यू लिव लॉन्ग एक सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है, तो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स स्टेटमेंट है या नहीं है, आपको बताना है। तो ये दोनों सेंटेंसेस का आपको डिसाइड करना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है, अगर हैं तो किस टाइप के हैं। ठीक है, अगर आपसे डिसाइड नहीं हो रहा किस टाइप के हैं तो आप लिख देना है ट्रू/फॉल्स। अब सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए स्टेटमेंट बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये 2 इज अ प्राइम नंबर इज ट्रू, सही भी है, और अगर सही है तो फिर गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है, टू ना पी इज इक्वल टू 2 इज अ पी प्राइम में 2 इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, पर एक चीज अब यहाँ पे देखो, क्या इसको आप और ब्रोक कर सकते हो और ब्रेक करके अलग पार्ट्स में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 इज अ बोलोगे अलग बात हो जाएगी, प्राइम नंबर बोल दो अलग बात हो जाएगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरा अपने आप में कंप्लीट है, और जैसे इसमें से एक भी लेटर या वर्ड गायब होगा काम खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस या स्टेटमेंट सॉरी जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल, है ना, क्योंकि सिंपल है, इनमें ना ही कुछ छेड़छाड़ करोगे ना ही करने की कोई जरूरत है। बाकी आप कभी कभी क्या होता है हमको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, यू कैन, ये पापा आ गया है ना, यू कैन स्टडी, और किताब में लिखा है गो टू योर बेड, है ना, और गेट आउट। अब पापा है, थोड़ा पापा वाला काम करेंगे, है ना। पापा ने मतलब ऑप्शन दे दिया, बेटा पढ़ लो या बेटा निकल लो, है ना, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये और वर्ड हटा दो। ठीक है, और पीछे का खत्म कर दो, यू कैन स्टडी। ठीक है, और गेट आउट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यू कैन स्टडी इज अ खुद में एक सिंपल स्टेटमेंट। इंग्लिश आज मेरी बड़ी खतरनाक निकल रही मुझसे। खुद में एक सिंपल है, और गेट आउट इज ऑल्सो अ सिंपल, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे गेट आउट, जब अलग से निकालोगे उसको तो आप ये बोलोगे यू कैन गेट आउट या यू गेट आउट, ऐसे बोला जाता है। यहाँ पे ज्यादा वर्ब वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये दो सिंपल सेंटेंस है। हालांकि यहाँ पे देखो इसका मीनिंग ऑर्डर या रिक्वेस्ट टाइप का आ रहा, पर देखो ना हम पूरा सेंटेंस लेके चलते हैं। ठीक है, पूरा सेंटेंस में ये चीज सही बैठती है। क्या होता है ना, इंग्लिश के रूल्स यहाँ पे एज इट इज मत याद रखिए, कभी कभी कॉमन सेंस से भी चलेगा काम। यू कैन स्टडी और गेट आउट मतलब सिंपल प्लस सिंपल से बन के बनता है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। क्योंकि अगर हम और के बाद वाली बात हटा भी दें तब भी ये खुद में एक स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट सिंपल दूसरी स्टेटमेंट सिंपल मिला के कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, इसके लिए हमको हमेशा जरूरत पड़ती है ऐसे वर्ड्स की, और या एंड। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जो कि कंपाउंड होते हैं उनमें हमको और या एंड की जरूरत जरूर पड़ती है। मेरे तरफ क्या होता है, सुबह उठो ट्रैक्टर वाले पता नहीं कौन कौन निकलता है, ऐसे लगता है कि सारी दुनिया की चीजें जो हो रही वो हमारे घर के ही तरफ हो रही, पता नहीं कौन है। पता चल गया लोगों को हम वीडियो बनाते हैं ना, सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो गया हमारे। चलो, रवि बिश्नोई इज अ गुड बॉलर एज वेल एज अ बैट्समैन। देखिए मुझे मजा आता है छोटे लोगों का नाम लेने में, छोटे इन द सेंस गलत मत समझना,
छोटे मतलब जो इमर्जिंग प्लेयर होते हैं, नए लोगों का नाम लो, सपोर्ट करो, देखेगा अगला बंदा यूट्यूब पे मेरा नाम चल रहा है तो मजा आ जाएगा उसको भी, है ना। देखो, रवि बिश्नोई इज अ गुड बॉलर एज वेल एज बैट्समैन। अब देखिए, रवि बिश्नोई बॉलिंग तो अच्छी करता है, सबको पता, पर बैट्समैन आईपीएल में है किंग्स इलेवन पंजाब में, अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि नाम डिफाइन कर दिया गया। ये स्टेटमेंट हो सकता है वो सही बात, गुड बॉलर हो और बैट्समैन हो, गुड बॉलर एंड बैट्समैन, ऐसे एंड नहीं लगाओगे तो फिर वो कंपाउंड वाला फीलिंग नहीं आएगा। रवि बिश्नोई अच्छा बॉलर है और बैट्समैन है, गुड दोनों में माना जाता है, ठीक है। एंड लगाने के बाद ये चीज दोनों में होता है, तो हो सकता है वो सिर्फ अच्छा बॉलर हो सकता है वो सिर्फ क्या हो, अच्छा बैट्समैन हो। तो ट्रू और फॉल्स यहां से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर हमको क्लियरली पता है कि रवि बिश्नोई वो जो बॉलर उनके बारे में बात चली, तो हमको पता है कि भाई गुड बॉलर तो है और बैट्समैन गुड नहीं है, पर ये रहेगा तो स्टेटमेंट ही। और ये जुड़ा कैसे, एंड से। एंड या और से जब कोई स्टेटमेंट जुड़ जाता है तो वो सिंपल, रवि बिश्नोई इज अ गुड बॉलर, एक सिंपल सेंटेंस है स्टेटमेंट। दूसरी तरफ क्या है, रवि बिश्नोई इज अ गुड बैट्समैन, मतलब ये नहीं देखते हैं खाली वर्ड देखते हैं, पूरा एक मीनिंग लेके जाएंगे। तो दो स्टेटमेंट थे सिंपल है, दोनों से हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया बाय द यूज ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। एंड या और जब यूज करते हैं तो हम कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है। यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। एक बात और है, सिंबल कैसे बनाया जाता है ये भी बता देता हूँ यहीं पर ही। और वर्ड जब ये आएगा देख लेता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ। एंड में क्या होगा, देखिए रवि बिश्नोई इज अ गुड बॉलर, यहां पर क्या होगा, पी रवि बिश्नोई इज अ गुड बॉलर, ठीक है। यहां मैं बोल रहा हूं, आप उसको समझ लेना। दूसरी तरफ क्यों, दूसरा स्टेटमेंट है इसे में कि रवि बिश्नोई इज अ गुड बैट्समैन। ये पी और क्यू जुड़े हैं ना, बस में कैसे जुड़े हैं, एंड की वजह से। तो जब एंड लगेगा तो कैसे हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, ऐसे बोलोगे। जैसे इतनी बार बोल रही है रवि बिश्नोई इज अ गुड बॉलर, तो पी लगा देते थे हम लोग सिंबल में। उसी तरीके से कंपाउंड स्टेटमेंट में पी नहीं लगाते, क्योंकि हो सकता है पी और क्यू से बना हो, तो फिर पी कैसे बोल दोगे, तो यहाँ पे नया नाम देते हैं, वो ऐसा होता है पी, ये वाला साइन नाम नहीं पता मुझे, और क्यू, ठीक है। एंड लगा होगा तो ये वाला साइन, और अगर और लगाओ ओ आर तो वही चीज हो जाएगी, पी उल्टा कर दिया क्यू, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, सॉरी। देखो पी दिस निशान क्यू, पी दिस निशान क्यू, और में नीचे रहता है, एंड बड़ा होता है तो वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये सिंबल हो गए, सिंबल नोटेशन याद रखिएगा, हमेशा यूज होगा। बेसिक लॉजिक कनेक्टर्स, कनेक्टर्स ही बोलते होंगे, यहाँ पे शायद कनेक्टिव्स लिखा हुआ है, कुछ भी बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता। बेसिक लॉजिक कनेक्टर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए दो टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, अभी कनेक्टर मैंने आपको बता दिया, एंड और, है ना। पहला होता है कंजंक्शन, दूसरा होता है, इंग्लिश में दोनों को कंजंक्शन के ही अंदर पढ़ाया जाता है, पर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई और कर देंगे, कंजंक्शन और डिजंक्शन बोलेंगे। कंजंक्शन मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब एंड से तो जोड़ोगे, तो कंजंक्शन किसको बोलते हैं, एंड को। ए एंड डी, कहीं भी दो सिंपल स्टेटमेंट एंड की मदद से जुड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहा है तो आप बोलोगे बेसिक कनेक्टर्स वहां पे हमारे कंजंक्शन है। जबकि डिजंक्शन में ओ आर का यूज होगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, वो आपको पता होगा, मैं होप करता हूँ। ये सिंपल चीज हो गई। अगर कंजंक्शन लगा होगा तो सिंबॉलिक नोटेशन हो जाएगा हमारा पी एंड क्यू, ये स्टेटमेंट हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए सिंबल वाली। और यहाँ पे पी वी टाइप का साइन होता है, और क्यू ये हो जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट जब बनाओगे आप डिसजंक्शन का यूज करके। ये दो बातें इंपॉर्टेंट जो कि मैंने बता दिया आपको। तो कहने को आप बोल सकते हो कि एंड का मतलब ये वाला साइन है और का मतलब ये वाला साइन है ना। अब आगे देख लेता हूँ क्या बताया गया है। ट्रुथ
वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q। अच्छा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं, P एंड Q। ये सिंबल वाला साइन लगा लेते हैं और लिख भी लेते हैं P एंड Q। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि P एंड Q अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब होगा P अलग है Q अलग है। पर ऐसे लिखने के बाद अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा या ऐसा लगा दिया गया तो आप समझ जाना कि ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकली समझाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लिखाना पड़ेगा। इसमें मैं बना देता हूँ एक ट्रूथ टेबल। आपकी बुक में ये सेक्शन दिया हुआ है, सबसे बेहतरीन सेक्शन यही है। बेहतरीन मतलब समझाने के लिए, देखो जो चीज समझने में 2 लाइन में समझ सकते हो उसको क्यों 3 पन्ने में लिखना है ना, तो वो वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए क्या हो सकता है कि कहने का मतलब क्या है, ट्रूथ क्या चेक करना चाहती है, चेक ये करना चाहते हैं कि अगर P एक सिंपल स्टेटमेंट था, हो सकता है ये ट्रू हो और Q वाला फॉल्स हो, तो हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या माना जाएगा। देखिए आधी बात ट्रू आधी बात फॉल्स, तो पूरा सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट हमारा ट्रू माना जाएगा फॉल्स माना जाएगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें होती हैं, वो हम लोग को चेक करना है कैसे क्या होता है। ये पहले हम लोग टेबल में रखेंगे P, यहाँ रखेंगे Q नहीं P Q, फिर ये रखेंगे P एंड Q। पहले हम लोग कंजंक्शन वाले का पढ़ा रहे हैं, इस वाले का है ना, एंड के लिए। तो P की वैल्यू हो सकती है ठीक है, बड़े अम्मा साड़ी का किनारा बनाना है। देखिए मान लीजिए हो सकता है P आपका ट्रू हो और Q भी ट्रू हो सकता है P तो ट्रू हो पर Q फॉल्स हो सकता है उल्टा हो जाए, ये वाला फॉल्स हो जाए ये ट्रू हो जाए, हो सकता है दोनों फॉल्स हो। ऐसे केसेस में यहाँ पे 4 रिजल्ट भी तो मिलने चाहिए। P का पता है Q का पता है, तो जरूरी थोड़ी ना ये भी हर बार वैसा हो। देखिए क्या, अगर ट्रू है P और T कह रहा है कि एंड वर्ड है, मैं भी ट्रू हूं आप भी ट्रू, दोनों लोग मिलकर ट्रू ट्रू तो ट्रू ही तो निकलेगा। यहाँ का रिजल्ट आपका बहुत सिंपल था, मैं भी फॉल्स आप भी फॉल्स, फॉल्स। T एंड F, मैं तो ट्रू हूं पर आप फॉल्स हो, तो ओवरऑल मीनिंग क्या निकल रहा, फॉल्स। उसी तरह अगला है, मैं तो फॉल्स हूं पर आप ट्रू हो, तब भी मेरे वजह से पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया। तो यानी कि यहाँ पे एक सिंपल नोट बना सकते हैं आप कि P and Q is true if both, कुत्ता भी आगे देखा, both P and Q are true। अगर दोनों ट्रू होंगे तभी जाके हमको ट्रू का मिलेगा, बाकी सारे केसेस में हमको फॉल्स मिलना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज थी। अब देख लेते हैं कि अगर हमारा ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट देखना हो, अरे यार जाओ बड़े भाई, और के लिए एंड हटा क्या और के देखेंगे भाई, थोड़ा आवाज माफ करना भैया, दिल से बुरा लगता है। ट्रूथ टेबल ऑफ और वाले स्टेटमेंट डिसजंक्शन के लिए देखेंगे, तो P और Q तो वही रहेगा, यहाँ पे ये साइन चेंज कर लेते हैं, ये वैल्यूज तो वही रहेंगी, यहाँ पे ये चेंज होने को चेंज होगा अभी, अब पता नहीं क्या किसमें होता होगा ना। अब आवाज थोड़ी कम हो गई, अब हम लोग समझते हैं कि ऐसे अगर हमको डिसजंक्शन में भी यही ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट डिसजंक्शन वाला केस इसमें और लगा होता है, उसके ट्रूथ टेबल में हमको क्या करना होगा। तो देखिए अगर P भी ट्रू Q भी ट्रू तो आंख बंद करके ट्रू ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब करेक्ट पहला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स होता है, और के और में होता है क्या, और में ये तो होता है एक भी ट्रू कोई हो जाए काम चल जाए, दोनों ट्रू है बहुत बेहतरीन। हो सकता है ना कि कह देते हैं रवि इज अ गुड बॉय और अ गुड क्रिकेटर, तो वहां पे उसको पता नहीं हो सकता वो दोनों हो, तो उस दोनों केस में भी तो वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक चीज तो बात सही निकल रही ना, और में एक ही चीज चाहिए हमको। और का मतलब आप ऐसे समझ लो x और y,
अगर दोनों सही है तब तो कोई ना कोई एक सही तो है ही, तो बात मान ही लोगे, पर अगर एक सही है तब भी बात चल जाएगी। तो यहाँ देखिए दोनों सही है तो ट्रू, दोनों में से एक सही है तब भी ट्रू, क्योंकि हमको गुड बाय वाले में बात बन गई, क्रिकेटर नहीं तो क्या हुआ, गुड बाय वाली बात नहीं बनी, क्रिकेटर तो है तब भी बात ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो ट्रू। अब देखिए यहाँ दोनों फॉल्स हैं। हमने बोला रवि इज अ गुड बॉय और अ क्रिकेटर, यहाँ पर कह रहा है नहीं नहीं दोनों गलत। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सिर्फ एक फॉल्स होगा, यानी कि पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू नहीं, पी और क्यू और का निशान लगा दीजिए यहाँ पे। ऐसा स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा इफ बोथ क्यू एंड पी आर फॉल्स। सिंपली याद करने के लिए क्या करेंगे आप, अगर दोनों फॉल्स दिख रहे हैं आपको तो फॉल्स, पहले वाले में दोनों ट्रू दिख रहे थे तब ट्रू है ना, तो पहले वाले में क्या था, एक ही ट्रू था बाकी तीनों फॉल्स थे। जहां जहां एफ दिखा एफ 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 सब फॉल्स, यहाँ पर क्या है, जहां जहां टी दिखा टी 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 सब ट्रू है ना। तो ये हम समझ गए अपना। कभी कभार क्या होता है, जो और वर्ड है हमारा, इस बात को आप ध्यान समझिएगा, मैं मिटाते मिटाते बता दे रहा हूँ आपका। कभी कभी आपका और वर्ड जो होता है वो डिसजंक्शन ऑपरेटर की तरह से यूज नहीं होता है, ऐसे जनरली इंग्लिश में जैसे यूज होता है और उस तरह से यूज हो जाता है। वहां पे आप उसको डिसजंक्शन ऑपरेटर समझ के ऑपरेट मत कर दीजिएगा, वरना आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मतलब ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप जब क्वेश्चन आएंगे समझ जाओगे, पर अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। टू और थ्री पेन्स आर इन द बॉक्स। यहाँ पे बोल रहा है 2 या 3 पेन रखे हैं बॉक्स में, तो यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा है कि 2 पेन रखे हैं बॉक्स में या 3 पेन रखे बॉक्स में। यहाँ पे उसने देखो वो भी बात सही हो सकती है कि 2 पेन रखे हैं या 3 पेन रखे, लेकिन यहाँ पे वो सेंस नहीं दे रहा है। वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि मुझे नहीं पता है, अप्रोक्सीमेट अगर देखें, अप्रोक्सीमेशन लगाया जाए तो 2 या 3 पेन बॉक्स में पड़े होंगे। वो उसका यहाँ पे मतलब नहीं या फिर ये होगा फिर ये, इस सेंस में नहीं कह रहा, वही कहना चाहता है देख लो जाके 2-3 पेन पड़े होंगे। तो ऐसे सेंस में और जो हमारा है ये डिसजंक्शन ऑपरेटर की तरफ से यूज नहीं हो रहा है, ये सिंपली अपना अलग स्टेटमेंट का मीनिंग निकाल रहा है। यहाँ पे डिसजंक्शन ऑपरेटर इसको मत पढ़िएगा आप, है ना, ऑपरेटर नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। पर कब मान लिया जाएगा, जैसे देखिए मिनी इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। यहां पे एक बात मैं बता दूं नोट में लिख के, मिनी इज नॉट अ गर्ल। कौन है, ओपेरा मिनी की बात चल रही है। ओपेरा मिनी पुराने वाले जितने भी होंगे वो जानते होंगे, पुराना मतलब कोई भी देख रहा होगा, तो ओपेरा मिनी ब्राउजर होता था, अभी भी होता है पता नहीं। देखिए मिनी इज, ये सब मजाक है अब, इसको ध्यान में देना। मिनी इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, मतलब कहने का हमारा ये है मिनी या फिर स्मार्ट है या ब्यूटीफुल है, मतलब लड़की के पास या फिर दिमाग है या फिर वो सुंदर है, ये कहने का मतलब। ये मैं नहीं कह रहा है, ये वही लोग बोलते हैं, हनी सिंह वाला गाना याद आ गया ना। तो या फिर वो स्मार्ट है फिर ब्यूटीफुल है, ये किसी भी लड़की के ऊपर कमेंट नहीं है, बस ये सिंपल बात समझाने के लिए मैंने लिख दिया, बुक में एग्जांपल पढ़ा हुआ है। मिनी इज स्मार्ट एंड लगा दिया मैंने, एंड में तो मतलब खलत हो जाएगा अपना। और मतलब इसलिए लगाना क्योंकि हमको यहाँ समझाना है कि अगर डिसजंक्शन ऑपरेटर की तरह से यूज होगा तो ऐसे यूज होगा। तो मिनी इज स्मार्ट एक सिंपल स्टेटमेंट, मिनी इज ब्यूटीफुल दूसरा सिंपल स्टेटमेंट, मिनी इज स्मार्ट और ब्यूटीफुल ये कंपाउंड स्टेटमेंट, बट और टाइप का डिसजंक्शन ऑपरेटर यूज किया गया। पर वही जगह पर ये वाला और जो था डिसजंक्शन ऑपरेटर की तरह से यूज नहीं हुआ था। अब थोड़ा और देख लेते हैं निगेशन क्या होता है, व्हाट इज निगेशन। निगेशन पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं। निगेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हो आपके पास जो कि पी है, पी जैसे कि पी रवि इज अ
गुड बॉय। ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और ये हर तरह से स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट आप जानते हैं, इसको आप पी बोलते हो। पर कभी कभी कहा जाता है कि इसका निगेशन करिए, मतलब इसका निगेटिव बताइए आप, तो वो तो आपको पता ही निगेटिव, आप निगेटिव आजकल पूरा दुनिया रहना चाहती है कोरोना के टाइम पे। रवि इज नॉट अ गुड बॉय। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि रवि गुड बॉय नहीं है, और लिखने का तरीका क्या है, ये लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट करके, पर यहाँ पर ये उसकी मीनिंग नहीं दे रहा है, तो आप साइन का नाम क्या होता है आप समझ लीजिएगा, पर ऐसे लिखा आता है वो आप समझ लीजिए, ठीक। इसी तरह से 2 इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में, जैसे मैं बोल दूं 2 इज अ प्राइम नंबर, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा कि नंबर में आप ऐसे लिख दो या विदाउट में आप ऐसे लिख दो, ये सब मैं कर सकता हूँ, आपको नहीं करना है। मैं बस क्या है ना, लिखना ना पड़े, वीडियो लंबी ना हो इसलिए करता हूँ। 2 इज अ प्राइम नंबर पी है, पूछ लिएगा इसका निगेशन करिए, तो आप क्या करोगे, यही तो लिखोगे, जस्ट पी का उल्टा, ये निशान लगा दो उसका उल्टा जाएगा। 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखिए 2 प्राइम नंबर होता है, ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये फैक्ट है, हमको पता है, अगर फैक्ट है या साइंटिफिकली प्रूवन कोई चीज है वो ट्रू या फॉल्स अगर पक्का पता है तो हम उसको फिक्स बताते हैं, ट्रू है हमको पक्का पता है, तो इसका जो अपोजिट ले लेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव मतलब सॉरी फॉल्स हो जाएगा। 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हमको पता है बात गलत है, तो हमने बोल दिया ये स्टेटमेंट है पर फॉल्स स्टेटमेंट है, ये बात समझ गया आप। रवि इज अ गुड बॉय, हमको नहीं पता क्या है, ट्रू है नहीं पता या फॉल्स है, पर अगर ट्रू रहा होगा तो अब ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स रहा होगा तो अब ट्रू हो जाएगा, ये बात तो कंफर्म पता है ना हम लोग को, क्योंकि कोई चीज अगर फॉल्स है उसका उल्टा कर दोगे तो ट्रू नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैथमेटिक केस में, जनरल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है एक और तरफ चीज आती है, कभी कभी कह देगा पी, ये गिवन है आपको, ये पी ये गिवन है, पी 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आपने कहा ये बात तो गलत है, आपने कह दिया फॉल्स स्टेटमेंट, आपको मिल गया 4 नंबर 0 में से, है ना। फिर पूछा गया नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका निगेशन करिए पी का, तो आपको क्या करना है, लिख देंगे आप 2 इज अ प्राइम नंबर, ये बात ट्रू हो गई, ट्रू होती जाए फॉल्स होती इससे मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है कभी कभी क्या होगा कि निगेटिव सेंटेंस ही देगा, उसका निगेटिव करने के लिए बोल देगा। कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी निगेटिव सेंटेंस ही गिवन होगा और उसका निगेशन करने के लिए बोलेगा, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं, पर ऐसा केस भी आ सकता है नॉट पहले से ही गिवन है, तो उसमें डबल बार नॉट ना लगा देना, इसलिए मैंने बता दिया। कुछ लोग होते हैं पूरा दिमाग लगा देते हैं, इतना नहीं लगाना, हल्का 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 बचा के चलेंगे, लास्ट तक खत्म ना हो जाए कहीं। सिंपल आपको मैंने बता दिया है। इसका अगर सही से बताया जाए क्या मतलब होता है, डिनायल ऑफ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट उसका डिनाई कर दिया आपने तो वो आपका निगेशन हो जाता है। इसकी ट्रूथ टेबल आप समझिएगा, अगर पहले से ट्रू है तो बाद वाला फॉल्स हो जाएगा, पहले से फॉल्स है तो बाद वाला ट्रू हो जाएगा, है ना। निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये टॉपिक कब आते हैं हम लोग, निगेशन पढ़ेंगे पर कंपाउंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा मजा आएगा, हल्का हल्का ज्यादा नहीं। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपाउंड स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं, तो दोनों में अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं, पर समझने के लिए एक ही में आप समझ सकते हो, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में। देखो क्या आपके पास यहाँ पे 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक डिसजंक्शन टाइप का और एक कंजंक्शन टाइप का। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, P गिवन है आपका, यहाँ पे कंजंक्शन है P एंड Q, ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट, इसका निगेशन करेंगे। जैसे P का निगेशन हमने यहाँ बताया था कि P का निगेशन होता है ये वाला निशान लगा के P, है ना।
उसी तरीके से कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबल ये होता है, इसका सिंबल क्या बनेगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका हम कर देंगे वो निगेटिव नहीं, साइन लगाया P एंड Q, तो क्या आएगा रिजल्ट, है ना। निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको एंड वाला मिल सकता है, हो सकता है और वाला मिल जाए, P और Q। इस टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट हो, आप इसका निगेटिव करने का सोचें, डिनाइल करने का सोचें, P और Q का डिनाइल करने के लिए आपने सोचा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल दो कि बोलने को बोल दोगे, पर रिजल्ट मैथमेटिकल में कैसे प्रूव होता है, यहाँ पे ये हो जाता है कि आप इसमें हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, और के केस बन जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, इसका जब ओपन होगा ब्रैकेट तो ऐसा हो जाएगा P और Q। यानी कि जो आप सिंपली ऐसे लिखना चाहते थे वो अल्टीमेटली लिखा कैसे जाता है ऐसे, मतलब ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, ये भी नहीं और लगा ना ये या ये, ठीक है। बाकी इसमें कैसे होता है, और वाले में हो जाता है आपका P भी निगेटिव एंड Q भी निगेटिव। कहने का मतलब क्या है, जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं आप तो देखिए अंदर वाला साइन चेंज हो जा रहा, एंड वाला और बन गया और वाला एंड बन गया, ये बात तो आप सबको समझ में आई गई होगी। अब यहां से इसका मतलब क्या निकला, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, साफ लगेगा कि आपको, ये P अलग है, ये Q अलग है ना, ये ऐसे P अलग रखो, ये Q अलग रखो, है एक ही बात कोई, पर ये मैंने ये साइन उस P के साथ ये बताने के लिए करा। देखिए क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आप कंजंक्शन का केस पढ़ रहे होंगे, अगर आप कंजंक्शन का केस पढ़ रहे होंगे तो अगर किसी भी स्टेटमेंट का डिनाइल करना होगा या निगेटिव निकालना होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, उस स्टेटमेंट की एक बात को निगेटिव कर दो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था ट्रूथ टेबल में कि तीनों इसमें फॉल्स होते हैं, इसमें क्या था कि टी को छोड़ दो तो बाकी सब में एक एक एफ तो आता ही है, ठीक, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तीनों फॉल्स होते हैं, ठीक। आपका जो स्टेटमेंट था, ठीक है, स्टेटमेंट आपने निगेटिव कर दिया, निगेटिव करने का मतलब है एक बात कोई भी आप उसमें से उल्टा कर दो, एक बात आप उल्टा कर दो, जैसे फॉल्स था, फॉल्स वाले को आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया तो ट्रू हो गया। तो देखिए आंसर बदल गया कि नहीं बदल गया, ट्रू आ गया। आपने ट्रू वाले को फॉल्स कर दिया, ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स रह जाएगा। इसका मतलब डिपेंड करता है कि आपने कैसा चेंज किया है, उस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पाया हूँ ढंग से, मैं कहने का मतलब ये है कि P एंड Q दोनों मिलके चल रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक हो तो बात ठीक है, मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक हो तो बात ठीक है। पर उसने जब ये कहा कि मेरे में से एक कोई भी अगर गड़बड़ हो गया तो बात ठीक नहीं है, मेरे में से एक कोई भी अगर गड़बड़ हो गया तो बात ठीक नहीं है, एक भी कोई फॉल्स हो जाएगा तो बात ठीक नहीं है। कहने का मतलब क्या, दोनों थे, दोनों में से देखिए क्या है, कह रहा है मेरा निगेटिव हो जाए या फिर, या मतलब और, इसलिए और आ गया, या फिर आपका निगेटिव हो जाए, काफी है इतना। क्यों, क्योंकि पहले से ही दोनों फॉल्स है तो अलग ही केस हो जाएगा, पर यहां पर क्या उसका उल्टा बताना है, तो कह रहा आप फॉल्स हो जाओ या मैं फॉल्स हो जाऊं, एटलीस्ट वन, मतलब यहां पे क्या निकलेगा, एटलीस्ट वन, कम से कम एक का निगेशन हो ही जाएगा, तब जाके निगेशन होगा पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का। एक का मतलब आपने कर दिया तो पूरी स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड क्रिकेटर, तो ट्रू है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ क्रिकेटर, ही इज नॉट अ गुड क्रिकेटर। तो अब वो देखिए क्या हो गया, उल्टा हो गया उसका, तो रिजल्ट में तो आंसर गलत आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एटलीस्ट वन, और क्यों लगाएगा, दोनों में से कोई एक है जिसका निगेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे हमको क्या होता था, और पहले से ही और गिवन है, दोनों में से किसी एक को हमको समझना है, यानी यहां पर P होगा और Q होगा, पर अल्टीमेटली मतलब तो एक ही निकल रहा है, या फिर P होगा या फिर Q होगा, यानी कोई क्वांटिटी एक ही होगी, P या Q। तो मान लीजिए आपने क्या करा कि P को आपने निगेट कर दिया,
आपने P को निगेट कर दिया, पर Q तो एज इट इज मिल रहा है यहाँ पे, Q तो एज इट इज मिल रहा, तो उसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहेगा हम तो Q अभी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि P एंड Q दोनों को निगेटिव करना पड़ेगा, तब जाके उसकी मजबूरी आएगी, अब किसी को भी लो निगेटिव तो लेना ही पड़ेगा। मतलब और वाले में एंड इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों को निगेटिव नहीं करोगे तो जो पॉजिटिव वाला है वो उसको ले लेगा, पर हमको करना क्या है, दोनों को निगेटिव कर देना ताकि रिजल्ट उसका निगेटिव आए, मतलब जो पहले था उसका उल्टा आ जाए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या था, दोनों को एक साथ चलना था, दोनों एक साथ चल रहे, एक गिर गया तो उसका दोस्त वो अकेले तो जाएगा नहीं, इसका मतलब एटलीस्ट वन, एक का भी आपने निगेशन अगर कर दिया तो आपका पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। यहाँ पर उसका उल्टा, दोनों में से दोनों का करना पड़ेगा तब जाके होगा, क्योंकि एक भी बच गया तो वो कहेगा मैं तो जिंदा हूँ भाग रहा हूँ। हाँ मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ स्वार्थी लोग चल रहे हैं, एक भी बच गया तो वो भाग लेगा, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, है ना, ये वाला सिस्टम है इनका। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया, आप कॉपी पे अगर लिख रहे होंगे तो आपको फायदा होगा, बाकी तो एग्जाम्पल भी ले लिए डिटेल में समझाने के लिए कैसे आपको इसको समझना है। कंजंक्शन में क्या है, दोनों में से किसी एक को भी निगेशन कर दिया आपने, निगेशन ऑफ एटलीस्ट वन स्टेटमेंट, तो कंपाउंड स्टेटमेंट आपका निगेट हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और में क्या रहेगा कि दोनों का दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली निगेशन करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट का एक साथ, है ना। यहाँ पे एग्जांपल मैंने ले लिया कंजंक्शन के लिए, कंजंक्शन के लिए एग्जांपल क्या है, देखिए दिल्ली इज इन इंडिया, ठीक है, यहाँ हमको क्या करना है, एक को निगेटिव करना है, एक को नहीं करना है, एक में से किसी को भी कर दीजिए काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, दिल्ली इज इन इंडिया, इसको मान लो P है, दिल्ली इज इन इंडिया, ये P है, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया। अब कहने का मतलब क्या है, अगर Q वाला आप चेंज ना भी करो, Q वाला चेंज ना भी करो, न्यूयॉर्क इज नॉट इन इंडिया, तब भी बात गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दिल्ली इज इन इंडिया ट्रू, न्यूयॉर्क इज इन नॉट इन इंडिया ट्रू, तो रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए था। और आप देखो निगेशन, इसका निगेशन मतलब इसका उल्टा ही तो होना चाहिए, ट्रू का उल्टा, उल्टा कहने का मतलब क्या है, क्या कहते हैं, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया, यानी ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि फैक्ट हमको पता है। दूसरी बात, न्यूयॉर्क इज इन इंडिया नॉट इन इंडिया, ये तो ट्रू है, तब भी जाके देखो अब रिजल्ट बदल गया ना, F और T, एक भी फॉल्स हो जाता था तो हम क्या बोलते थे कि हमारे रिजल्ट फॉल्स हो गया, हमने बोला था एक भी व्यक्ति गिर जाएगा तो काम हो जाएगा, जबकि अगर ये चाहें तो यहाँ पे बोल दें कि Q न्यूयॉर्क इज इन इंडिया, तब भी गड़बड़ हो जाएगा, दिल्ली इज इन इंडिया ठीक है, न्यूयॉर्क इज इन इंडिया नहीं ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स हो जाएगा, तब भी रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। या फिर बोलते हैं दिल्ली इज नॉट इन इंडिया एंड न्यूयॉर्क इज इन इंडिया, तब दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स हो जाएंगे, दोनों फॉल्स अगर हो जाएंगे तब भी रिजल्ट तो फॉल्स ही आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक को फॉल्स करें, इसको या इसको फॉल्स करें, निगेशन करें इसका, या दोनों का निगेशन कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पर एक का भी निगेशन नहीं होगा तब फर्क पड़ेगा, है ना। अब आ जाता है 25 इज डिविजिबल बाय 5 और स्काई इज ब्लू। देखिए क्या है, हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर दोनों होने चाहिए एक साथ, तो P हमारा क्या है, 25 इज डिविजिबल बाय 5, इसका उल्टा कर दो, इज नॉट डिविजिबल बाय, है ना, क्योंकि वो तो P आप जानिए ऊपर लिखा हुआ। इसी तरह से Q क्या है, स्काई इज, Q मतलब निगेटिव ऑफ Q, नॉट ब्लू, ये दो बातें आपके पास हैं। अब आपने कह दिया कि हम ये लेके चलेंगे, ये वाले को हम Q ही रखेंगे, ठीक है चलो, तो पहले वाले को आपने 25 डिविजिबल बाय 5 वो ट्रू था, होता है एक्चुअल में, और 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स। बाकी स्काई इज ब्लू को ऐसा ही ले लो तो ये तो ट्रू है। फॉल्स और ट्रू मिलके और वाले केस में क्या बनाते थे, ट्रू बनाते थे, क्योंकि और में हमको एक ही चाहिए, ये नहीं है तो ये ले लेंगे हम। फिर आपने कहा 25 इज डिविजिबल बाय 5 है, ये ट्रू ले लेते हैं, बाकी दूसरा वाला कहते थे स्काई इज नॉट ब्लू, तब भी एक ट्रू मिल जाएगा, तब भी खुश है ये, जैसे ये पड़ा हुआ है तैसे तो ट्रू है ही, यानी T प्लस T तो T हो ही जाएगा।
बाकी बचा क्या कि जब दोनों एफ और एफ करेंगे हम तभी जाके हमको एफ मिलेगा। ट्रू से फॉल्स हमको तब मिलेगा जब हम दोनों को चेंज कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा था, ये और ये दोनों को निगेटिव करिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। आज हम लोगों ने पढ़ा है कंपाउंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट निगेशन क्या होता है, बेसिक कनेक्टिव, बहुत सारी चीजें बताई मैंने। ये आपको यूज होंगी, आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत इसका यूज होगा। तो ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा यूनिट नंबर 1 पूरी कवर हो चुकी है, जो कि यूनिट नंबर नहीं, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आके आप पूरी चेक कर सकते हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।